ये कहानी है 3 सहेलियों की जो कि पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। प्रिया, निशा और गीता, ये तीनों बचपन की बहुत अच्छी सहेलियां थी। तीनों सहेलियां बहुत ही गरीब परिवार से आती थी। तीनों सहेलियां जिस गांव में रहती थी वहाँ कोई भी स्कूल नहीं था। स्कूल ना होने पर भी तीनों सहेलियां आपस में ही पढ़ने की कोशिश करती थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी। इसलिए उनके माता पिता उनकी लगन देखकर बहुत ही मुश्किल से शहर के एक स्कूल में उनका एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन उनके परिवार के साथ साथ उनका गांव भी बहुत गरीब था। तीनों सहेलियां जो गांव से पढ़ने गई थी, शहर की अमीर लड़कियां उनका मजाक उड़ाती और कोई भी लड़की उनसे दोस्ती नहीं करती, बल्कि अमीर लड़कियां हर वक्त इन तीनों गरीब लड़कियों को नीचा दिखाती और उनका मजाक उड़ाती। ऐसे ही एक दिन तीनों गरीब सहेलियां स्कूल जाती हैं, तभी शहर की घमंडी लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगती हैं और उनसे कहती हैं, अरे देखो तो, ये तीनों गरीब लड़कियां फिर से वापस आ गई। आखिर स्कूल वालों को क्या जरूरत थी इनके जैसे गरीब गांव के गंवार लोगों को हमारे स्कूल में एडमिशन देने की। तुम गरीब लोगों की वजह से मुझे क्लास में पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये लोग कितने गरीब है, फटे पुराने कपड़े पहनकर चले आते हैं। इन्हें देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी इन गरीबों के साथ क्लास में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तीनों कैसे कपड़े पहनती हैं? इनके कपड़ों से कितनी बदबू आती है और कैसे खाना खाती है। ये लोग कैसे हमारे साथ रहेंगी? हमारे स्कूल की कितनी बदनामी होती है इन तीनों गरीबों की वजह से। और तुम लोगों को क्या जरूरत है इतने गरीब होकर पढ़ाई करने की? वैसे भी तुम सभी पढ़ाई करके करोगी ही क्या? मुझे तो तुम लोगों को देखकर उल्टी आती है। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? निकल जाओ हमारे स्कूल से। तीनों गरीब सहेलियां उन अमीर लड़कियों की बातों का बुरा नहीं मानती। अरे छोड़ो इन लोगों की बातों को, हम सभी यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, ना कि इन लोगों की तरह नौटंकी करने। उन्हें जो बोलना है बोलने दो। हम लोग मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और पढ़ लिख कर इनसे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ऐसे ही वो तीनों गरीब सहेलियां अपने काम से काम रखती हैं और तीनों सहेलियां अपनी पढ़ाई मन लगा कर करती हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रखती। कुछ टाइम के बाद उन लोगों का एग्जाम होता है, जिसमें तीनों गांव की लड़कियां प्रिया, निशा और गीता बाकी सभी बच्चों से अच्छे नंबर से पास हो जाती हैं। तभी उनकी क्लास टीचर आती है और रिजल्ट अनाउंस करती है। सुनो बच्चों, इस बार हमारी क्लास की लड़कियों में सबसे अच्छे नंबर 3 लोगों के आए हैं और वो तीनों और कोई नहीं बल्कि गांव की प्रिया, निशा और गीता है। सीखो बच्चों, तुम लोग इन तीनों बच्चों से कुछ सीखो। तुम्हें पता है इन लोगों के माता पिता कितने ज्यादा गरीब होने के बावजूद भी ये लोग पढ़ाई में कितने अच्छे हैं। इनके गांव में कोई स्कूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतनी दूर शहर आकर इतनी अच्छे से पढ़ाई कर रही हैं। तुम लोग इनसे कुछ सीख सकते हो कि पढ़ाई कैसे करते हैं। टीचर की बात सुनकर पूरी क्लास तालियां बजाती है, लेकिन कुछ लड़कियां थीं जिन्हें अमीर होने का घमंड था। उन्हें उन तीनों गरीबों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज का रिजल्ट देखकर तो वो उन गरीब लड़कियों से और भी ज्यादा जलने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन तीनों अमीर लड़कियां एक प्लान बनाती हैं। सुनो, अगर हम इन तीनों गरीब लड़कियों को स्कूल से नहीं निकालेंगे तो हम कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकते। देखो, हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन हमेशा ही इनसे पीछे ही रह जाती हैं। मुझे तो ये गरीब लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इनके साथ और पढ़ाई नहीं कर सकती। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये तीनों स्कूल आना बंद ही कर दें। अब हमें उनको ज्यादा तंग करना पड़ेगा। चलो, आज से इन तीनों गरीब लड़कियों का जीना हराम कर देते हैं और देखते हैं कि कितने
कितने दिनों तक ये स्कूल में टिकती है। उस दिन के बाद से तीनों अमीर लड़कियां गरीब लड़कियों को पहले से भी ज्यादा तंग करने लगती हैं। प्रिया, निशा और गीता ये सब सहन करती हैं और किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन घमंडी लड़कियों का आतंक जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगता है। अब तो वो उन गरीब लड़कियों का खाना तक छीनने लगी और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाती, जिससे तंग आकर तीनों सहेलियां प्रिया, निशा और गीता आपस में बातें करती हैं। बहुत हो गया, हम कब तक ऐसे सहन करेंगे? इससे अच्छा तो हम पढ़ाई ही नहीं करते। एक तो इतना तंग करती है, ऊपर से इनका सारा काम भी करना पड़ता है। ऐसे हम कब तक सहते रहेंगे? बस अब कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद फाइनल एग्जाम आ जाएंगे। हम लोग एग्जाम दे देंगे तो इस स्कूल से बाहर निकल जाएंगे। हमें अपना मुंह बंद करके सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। हम सब समझते ही हैं कि ये घमंडी लड़कियां तो यही चाहती हैं कि हम स्कूल में ना पढ़ें, लेकिन हम पढ़ेंगे। तीनों गरीब लड़कियां सोच लेती हैं कि उन्हें किसी भी हाल में पढ़ना है, लेकिन तीनों घमंडी लड़कियां इस बार और भी ज्यादा खतरनाक प्लान बनाती हैं। बहुत हो गया, हमने इन गरीबों को इतना परेशान किया, लेकिन ये स्कूल छोड़ने को तैयार ही नहीं हुई। तो चलो आज हम उनके स्कूल बैग और किताबें ले जाकर जला देते हैं। अगर उनके पास किताबें नहीं होंगी तो वो पढ़ेंगी कैसे? ऐसा बोलकर वो तीनों अमीर लड़कियां प्रिया, निशा और गीता का बैग चुराकर जला देती है। जब प्रिया, निशा और गीता अपनी क्लास में वापस आती हैं और देखती है कि उनकी बेंच पर से उनका बैग गायब है, तो वो तीनों परेशान हो जाती है। वो उन्हें बहुत ढूंढती है, लेकिन उनके बैग उन्हें कहीं नहीं मिलते। फिर वो तीनों उदास होकर अपने गांव वापस जाने लगती है। तभी वो आपस में बातें करते हुए कहती है, अब हम क्या करेंगे? कुछ महीनों में हमारा फाइनल एग्जाम है। हम बिना किताब और कॉपी के कैसे पढ़ाई करेंगे? हमारे घर परिवार वाले कितने गरीब हैं कि वो हमें दूसरी किताबें भी नहीं दिला सकते। अब हमारा क्या होगा? हम अपने माता पिता को क्या मुँह दिखाएंगे? ये सब सोचकर वो तीनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती हैं। तभी वहीं आसमान से एक परी गुजरती है। वो परी उन तीनों को रोता हुआ देखकर उनके पास आती है और कहती है, अरे बच्चों, तुम तीनों को क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? परी की आवाज सुनकर तीनों गरीब लड़कियां अपनी अपनी परेशानियां उसे बताने लगती हैं। अच्छा, तो ये बात है। चलो कोई नहीं, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने परी लोग जाकर कुछ और परियों को लेकर आती हूँ। फिर हम सभी परियां मिलकर तुम तीनों को एक एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और तुम्हें किताबें भी मिलेंगी। इतना बोलने के बाद परी उनके गांव में अपनी जादुई छड़ी से एक परियों का जादुई स्कूल प्रकट कर देती है और उस स्कूल में बहुत सारी किताबें भी होती है। अब सारे गरीब लड़के लड़कियां उस स्कूल में पढ़ने आते हैं और एक एक परी एक एक सब्जेक्ट पढ़ाती है। फिर कुछ ही दिनों में वो तीनों लड़कियां अपने एग्जाम की तैयारी कर लेती है और फिर वापस अपने शहर वाले स्कूल में चली जाती है फाइनल एग्जाम देने के लिए। उन तीनों को देखकर वो अमीर घमंडी लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब उन्हें परेशान करने का कोई चांस ही नहीं है। लगता है वो इस बार भी फिर से फेल हो जाएंगी। तीनों गरीब लड़कियां बहुत ही मेहनत से एग्जाम देती है और बहुत ही अच्छे नंबरों से फिर से पास हो जाती है और हर बार की तरह इस बार भी सबसे अच्छे नंबर उनके ही आते हैं। अब वो तीनों अमीर लड़कियां कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर में वो हार ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया, निशा और गीता पढ़ाई खत्म करके परियों के जादुई स्कूल में गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगती है और कभी कभी परियां भी पढ़ाने आती है।
ऐसे ही परियों की जादुई स्कूल और परियों की मदद से गांव के सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है, जिससे अब उनके गांव में भी एक स्कूल हो जाता है, जिससे अब उनका गांव भी तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। शारदा और वेदांश एक दिन किसी काम से शहर जा रहे थे, लेकिन अचानक शहर से लौटते वक्त उनकी बस एक खाई में जा गिरी और उनकी मौत हो गई। उनकी दोनों बेटियां अपेक्षा और काव्या अब अनाथ हो चुकी थी। वेदांश का भाई सूर्यांश, जो कि शहर में काम करता था, जब सूर्यांश को ये खबर मिली तो वो तुरंत अपनी दोनों भतीजियों को लेने के लिए गांव में आ पहुंचा और फिर दोनों बच्चियों को अपने घर ले गया। वो पड़ोस के गांव में ही रहता था। तभी उन दोनों को देखकर सूर्यांश की पत्नी शोभना बोली, आ गई तुम दोनों, आओ आओ, तुम दोनों यहाँ आराम से रहना। अब हम दोनों तुम्हारे माता पिता की तरह हैं। तभी अपेक्षा बोली, चाची आप बहुत अच्छी हो, हमें मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मम्मी पापा के जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं, हमारा मन ही नहीं लगता। कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। काव्या और अपेक्षा शोभना की बेटी मीरा के साथ कमरे में चली जाती है। ये देख सूर्यांश बोला, शोभना, मेरी भतीजियों के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मुझे तसल्ली हो गई है। अब मैं आराम से शहर में काम कर सकता हूँ और तुम चिंता मत करो। मैं इन दोनों के खर्चे के पैसे भी तुम्हें भेज दिया करूँगा। तुम इन दोनों को एक माँ की तरह खूब प्यार से रखना। आप चिंता मत करो, आप आराम से शहर में काम करना, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी मेरी माँ भी आने वाली है, उनके आने से मेरा थोड़ा मन भी लग जाएगा। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं 1-2 दिन में ही शहर चला जाता हूँ। फिर सूर्यांश 2-3 दिन के बाद शहर चला जाता है और पीछे से शोभना की माँ सुमित्रा, जो कि दूसरे गांव में रहती थी, वो रहने आ जाती है। अब शोभना का असली रूप सामने आता है। एक सुबह शोभना की बेटी मीरा बोली, माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ हाँ बिटिया, आराम से जाना। तभी काव्या और अपेक्षा बोली, चाची जी हम भी जाएं स्कूल, हम भी तैयार हो गए हैं। ओह तुम दोनों जरा रुको, मुझे तुम दोनों से काम है, तुम दोनों बाद में जाना। मीरा तुम जाओ, ये दोनों बाद में आएंगी। और तुम दोनों जाओ रसोई में जाकर चाय और पराठा बना लो, माँ को दवाई खानी है और मेरे घुटने में दर्द है, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती। अपेक्षा और काव्या उदास मन से रसोई में जाती है और चाय और पराठा बनाने लगी। तभी शोभना की माँ सुमित्रा बोली, तुझे इन दोनों को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? इन दोनों से घर के काम करवाया कर, सारा दिन भर अकेली तू थोड़ी ना लगी रहेगी। नहीं माँ, स्कूल तो इन्हें भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो इनके चाचा को पता चल जाएगा कि मैं इन्हें स्कूल नहीं भेजती और फिर घर में कलेश हो जाएगा। लेकिन मैंने कुछ सोचा है जिससे चित भी मेरी और पट भी मेरी। शोभना बहुत ही चालाक थी। वो जानबूझकर हर रोज सुबह काव्या और अपेक्षा को स्कूल के लिए लेट कर देती, ताकि वो स्कूल से वापस आ जाएं और घर के सारे काम करें। अब रोजाना स्कूल देर से जाने पर अपेक्षा और काव्या की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर होने लगा, जिससे उनकी क्लास टीचर संगीता भी उन्हें डांटने लगी। क्या बात है काव्या और अपेक्षा, तुम दोनों बहनें रोजाना स्कूल देर से क्यों आती हो? ऐसा नहीं चलेगा। अब से तुम दोनों स्कूल देर से आई तो मैं तुम्हारे चाचा जी को खबर कर दूंगी। टीचर जी, हमारे चाचा जी को कुछ मत बताना, हम कल से टाइम पर आया करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देकर आज क्लास में बैठने दे रही हूँ, लेकिन कल से इस बात का ध्यान रहे। अपेक्षा और काव्या घर जाकर ये बात अपनी चाची को बताती हैं। ये सुनते ही शोभना गुस्से से बोली,
अगर ये बात तुम्हारे चाचा तक पहुंची कि तुम दोनों देर से स्कूल जाती हो तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि तुम दोनों को ही डांटेंगे और फिर तुम दोनों का नाम स्कूल से कट जाएगा। अपनी चाची की ये बात सुनकर दोनों बहनें डर गईं और वो किसी से कुछ नहीं कहती। लेकिन अगले दिन वो दोनों फिर से स्कूल लेट पहुंची। स्कूल में क्लास टीचर संगीता ने उन्हें फिर से बहुत डांटा और पनिशमेंट भी दी। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद दोनों बहनें दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गईं और रोने लगी। मम्मी पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपकी तरह हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। जब से मम्मी पापा गए हैं, हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हमें कोई प्यार नहीं करता। चाची हमसे घर का सारा काम करवाती है। हम टाइम से स्कूल भी नहीं जा पाते, पर हम ये चाचा जी को भी नहीं बता सकते। काव्या और अपेक्षा जिस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसी पेड़ के पास एक कांच की बोतल पड़ी हुई थी जिसमें कुछ हलचल हो रही थी। अपेक्षा का ध्यान उस बोतल पर गया और उसने तुरंत उसे उठा लिया। अपेक्षा ने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला, उसमें से एक सुंदर परी बाहर आई। वो दोनों परी को देखकर घबरा गईं। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बल्कि तुमने तो मुझे इस बोतल से आजाद किया है। तुम दोनों बहुत दुखी लग रही हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? परी की बात सुनकर काव्या और अपेक्षा ने सारी बात बताई। दोनों मासूम बच्चियों की बात सुनकर परी का मन भावुक हो गया। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का हल है। मैं तुम्हें जादुई यूनिफॉर्म दूंगी, जिसे पहनते ही तुम तुरंत स्कूल पहुंच जाओगी। इससे तुम्हें देर भी नहीं होगी। साथ ही तुम इस जादुई यूनिफॉर्म से जैसा कहोगी वो वैसा ही करेगा। अब तुम्हें कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा और अगर किसी ने भी जादुई यूनिफॉर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अच्छा, अब मैं वापस अपने परी लोग जा रही हूँ। तुम इस जादुई यूनिफॉर्म को रखो और आराम से अपने घर जाओ। परी जी, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। परी उन्हें जादुई स्कूल यूनिफॉर्म देकर वहाँ से गायब हो गई। अब अगले ही दिन से अपेक्षा और काव्या जैसे ही जादुई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हुई, तो उनके कहने पर स्कूल यूनिफॉर्म ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। जादुई यूनिफॉर्म हमारे लिए जल्दी से नाश्ता बनकर तैयार हो जाए। इतना कहते ही झट से उनके सामने नाश्ता बनकर तैयार हो गया। दोनों बहनें खुशी से झूम उठी और झटपट नाश्ता किया। अब तो सारे काम जादुई यूनिफॉर्म से कहकर हम करवा सकते हैं। अब हमें घर का काम नहीं करना पड़ेगा और हम स्कूल भी जल्दी पहुंच जाएंगे। हे जादुई स्कूल यूनिफॉर्म, घर के सारे काम कर दो। और फिर देखते ही देखते घर के सारे काम मिनटों में हो गए। ये तो जादू हो गया, सारे काम हो गए। अब हमें जल्दी से स्कूल भेज दो। बस इतना कहते ही दोनों बहनों ने अपने आप को स्कूल के गेट के बाहर पाया। सभी बच्चे आना शुरू ही हो रहे थे। आज पहली बार काव्या और अपेक्षा स्कूल टाइम से पहुंची थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर शोभना ने जब उन दोनों को घर पर नहीं देखा तो गुस्से में बोली, अरे ये दोनों कहाँ मर गई? आज इतनी जल्दी घर का काम भी कर लिया। लगता है दोनों स्कूल चली गई। मगर ये सब हुआ कैसे? अब तो काव्या और अपेक्षा हर रोज जादुई स्कूल यूनिफॉर्म की मदद से स्कूल जल्दी पहुंचा करती और खूब मन लगाकर पढ़ा करती। लेकिन इस बात से शोभना को जलन होने लगी कि आखिर इतनी जल्दी हर रोज घर का सारा काम खत्म कर वो टाइम से स्कूल कैसे पहुंच जाती है। फिर एक रात जब अपेक्षा और काव्या सो रही थी, तब शोभना ने चुपके से उनके कमरे में आकर अलमारी में जादुई स्कूल यूनिफॉर्म देख ली।
अरे मैंने तो इन दोनों को पुरानी सी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को दी थी, फिर इन दोनों के पास इतनी नई और सुंदर यूनिफॉर्म कहाँ से आई? जरूर इन लोगों ने ये नई स्कूल यूनिफॉर्म कहीं से खरीदी होगी, लेकिन उनके पास पैसे कहाँ से आए? एक काम करती हूँ, मैं इनकी ये यूनिफॉर्म कहीं छुपा देती हूँ, फिर मैं इनकी अच्छे से खबर लूंगी। शोभना उन दोनों के जादुई स्कूल यूनिफॉर्म कहीं पर छुपा देती है। अगले दिन जब अपेक्षा और काव्या सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी जादुई यूनिफॉर्म गायब है। वो दोनों परेशान हो गयी और उन्होंने अपनी चाची से पूछा, चाची हमारी नई स्कूल यूनिफॉर्म कहीं मिल नहीं रही, आपने देखी है क्या? वो यूनिफॉर्म तुम्हें नहीं मिलेगी। पहले ये बताओ तुम्हारे पास नई यूनिफॉर्म कहाँ से आई? तुम दोनों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने मेरे पैसे तो नहीं चुराए? जल्दी बोलो सच क्या है, वरना तुम दोनों को घर से निकाल दूंगी। चाची जी, हमने यूनिफॉर्म चोरी करके नहीं खरीदी, बल्कि वो तो जादुई स्कूल यूनिफॉर्म है। वो हमें परी जी ने दी है। उस यूनिफॉर्म को पहनकर हम जल्दी से सारे काम भी कर लेते हैं और स्कूल भी टाइम पर पहुंचते हैं। अच्छा, तो आप सारी बात समझ में आई, तभी तुम दोनों इतनी जल्दी काम खत्म करके टाइम पर स्कूल पहुंच जाती हो। अब तो इस यूनिफॉर्म को नष्ट करना ही होगा। मैं ये यूनिफॉर्म जला दूंगी। इतना कहकर शोभना जैसे ही स्कूल यूनिफॉर्म को जलाने लगती है, तभी अचानक से आग शोभना के शरीर में लग गई और वो जलने लगी। इतनी देर में सूर्यांश भी वहाँ पर आ गया और परी भी वहाँ प्रकट हो गई। वही शोभना जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, नहीं तो मैं जल जाऊंगी, बचाओ बचाओ। तभी परी बोली, तुमने काव्या और अपेक्षा को बहुत दुख दिए हैं, उन पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। तभी अपेक्षा और काव्या परी से विनती करती हैं और शोभना को माफ करने के लिए कहती हैं। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से शोभना के शरीर में लगी आग को बुझा देती है। सारी सच्चाई जानकर सूर्यांश गुस्से से बोला, शोभना, इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, तुम अपनी माँ के साथ यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। मैं अपनी बेटी को भी पाल लूंगा और अपनी दोनों भतीजियों को भी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आप सबके बिना कैसे रह पाऊंगी? अपेक्षा, काव्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी काव्या और अपेक्षा बोली, चाचा जी, चाची को कुछ मत कहो, उन्हें माफ कर दो। हम पहले ही अपने मम्मी पापा को खो चुके हैं, अब चाची को खोना नहीं चाहते। चाचा जी प्लीज चाची को माफ कर दो, आखिर ये हमारी माँ जैसी है। अपेक्षा और काव्या की बात सुनकर शोभना की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसके बाद शोभना वादा करती है कि वो कभी भी काव्या और अपेक्षा के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और अपेक्षा और काव्या अपने चाचा चाची के साथ हंसी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।